हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर मैटर इन योर सराउंडिंग, जिसमें हम काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर चुके हैं। हम डिस्कस कर चुके हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब सॉलिड से लिक्विड कैसे कन्वर्ट करेंगे, लिक्विड से गैस कैसे कन्वर्ट करेंगे, गैस से लिक्विड की प्रोसेस को क्या बोलते हैं और लिक्विड से सॉलिड की प्रोसेस को क्या बोलते हैं। आपको मैं ये भी बता चुका हूँ कि सॉलिड से डायरेक्टली गैस कैसे कन्वर्ट होगा, सॉलिड टू डायरेक्टली गैस, और गैस से डायरेक्टली सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, इन प्रोसेस को क्या बोलते हैं। बट हमने जो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा था वो पढ़ा था टेम्परेचर के बेस पे, उसके बेस पर हमने कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ सब्जेक्टिव डीपीपी, और उसके बाद ये कुछ एज ए एक्सरसाइज भी आप ले सकते हैं, थोड़ी बहुत मैं आपको हिंट प्रोवाइड करूंगा। ओके, तो क्वेश्चन है डिफाइन कंडेंसेशन। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, सॉलिड से लिक्विड के कन्वर्जन को कहते हैं मेल्टिंग, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट पर होता है। लिक्विड से गैस के कन्वर्जन को कहते हैं क्या, वेपराइजेशन। अब कंडेंस होने का मतलब क्या है, मतलब ड्रॉपलेट्स बन रही हैं कहाँ से, जैसे वाटर के वेपर्स कंडेंस होंगे और वाटर ड्रॉपलेट्स बना देंगे, मतलब गैस से लिक्विड के कन्वर्जन को क्या बोलते हैं हम, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन क्या हो गया, द process of conversion of gaseous state into liquid state is known as what, कंडेंसेशन। डेफिनेटली नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखो मैंने आपको बताया था सॉलिड से लिक्विड के कन्वर्जन के टाइम पे बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और लिक्विड से गैस के कन्वर्जन के टाइम पे बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जैसे मैंने आपको आइस का एग्जांपल लेके बताया था, जब आप मान लीजिए आइस, मान लीजिए आपने ले रखी है -7 डिग्री सेल्सियस पर, आपने एक बीकर लिया, उसमें आइस क्यूब्स हैं, उसमें क्या है, आइस क्यूब्स, दीज आर आइस क्यूब्स। ओके, क्यूब्स बना सकते हो, यू कैन टेक क्यूब्स, लीजिए। ये मैंने लिया आइस क्यूब्स, ठीक है जी। अब आइस क्यूब्स मैंने ले ली, अब क्या किया मैंने, इसको ये -7 डिग्री सेल्सियस पर है, मान लीजिए इनका टेम्परेचर, मैंने इनको हीट करना स्टार्ट किया। ये कर रहे हैं मैं हीट बर्नर की हेल्प से। जब मैंने हीट करना स्टार्ट करूंगा, एक थर्मामीटर भी मैंने यहाँ पे लगा रखा है ताकि मैं टेम्परेचर को देख सकूं। तो थर्मामीटर मान लीजिए पहुंचेगा -7 से -6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड देन 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। अब क्या होगा, आइस मेल्ट करना स्टार्ट करेगी। अब मैं फिर भी कंटिन्यूसली हीट कर रहा हूँ, तो जब मैं पहले हीट कर रहा था तो टेम्परेचर डाउन जा रहा था, -7, 6, 5 इस टाइप से। बट अगर मैं अब हीट कर रहा हूँ तो अब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है एक तरीके से। जब तक ये सारी आइस क्यूब्स, मतलब सारा सॉलिड कन्वर्ट नहीं हो जाएगा लिक्विड में, मतलब वाटर में, तब तक आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बट मैं हीट तो अभी भी कर रहा हूँ, पहले तो थर्मामीटर शो कर रहा था, अब थर्मामीटर शो नहीं कर रहा, अब हीट कहाँ जा रही है, इस हीट को बोल देते हैं हिडन हीट, एंड दैट इज व्हाट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसकी डेफिनेशन मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, राइट। दैट इज लेटेंट हीट मतलब हिडन हीट, ठीक है। इसको हम क्या बोल देते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कह रहा है नेम वन प्रॉपर्टी विच इज शोन बाय नेफ्थलीन। नेफ्थलीन क्या है आपको पता ही है, एक सब्लिमेबल सब्सटेंस है, एंड नॉट बाय सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक सब्लिमेबल सब्सटेंस नहीं है। मैंने हिंट प्रोवाइड किया, डेफिनेटली प्रोसेस सब्लिमेशन यूज हो गया, आप इसका आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्या सॉल्यूशन, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, इस टाइप से आपको सॉल्यूशन लिखने होते हैं। कुछ सैंपल सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। जैसे नेफ्थलीन अंडरगो सब्लिमेशन अपॉन हीटिंग एंड डायरेक्टली चेंजेस इनटू वेपर्स। सोडियम क्लोराइड जो कि NaCl जिसका फॉर्मूला, जिसको हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, जिसको हम फूड के टेस्ट को मतलब सॉल्टी बनाने के लिए भी यूज करते हैं, डज नॉट अंडरगो सब्लिमेशन, इट मेल्ट्स ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, और इसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 800 अबव होता है, 873 और 74 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो मतलब इस पॉइंट पे जाके ये मेल्ट करना स्टार्ट कर देगा, बट ऐसा नहीं कि ये गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाए, ये वेपर्स बन जाए। क्लियर, चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है आर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड सेम और डिफरेंट। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड, मान लीजिए आइस का मेल्टिंग पॉइंट की बात करो तो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड सेम सेम, जो मान लीजिए वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट की बात करो तो वो भी कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। सेम कंडीशंस की बात कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि सेम है या डिफरेंट है। क्लियर, तो क्वेश्चन सॉल्यूशन क्या कहेगा, सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस इज जस्ट बिलो द रूम टेम्परेचर। ओके, मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल रूम टेम्परेचर से नीचे है, प्रिडिक्ट इट्स फिजिकल स्टेट। अगर रूम टेम्परेचर से नीचे है मेल्टिंग पॉइंट, तो आप उसका प्रिडिक्ट करेंगे फिजिकल स्टेट, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे आते वो मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा। क्लियर तो किस स्टेट में, वो लिक्विड स्टेट में। उसने कहा था मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस इज जस्ट बिलो द रूम टेम्परेचर, प्रिडिक्ट इट्स फिजिकल स्टेट, तो आप उसकी फिजिकल स्टेट क्या बोल देंगे, लिक्विड। नेक्स्ट क्या है, व्हेन ए सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेंस द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। आपको पता ही हीट एनर्जी कहाँ पे यूज हो रही थी, जैसे अभी मैंने आइस वाली क्यूब्स का एग्जाम्पल लिया, हीट एनर्जी यूज हो रही है इनके बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको ओवरकम करने में, उनको क्या करने में, ओवरकम करने में। तो इसका आंसर आप एज ए हिंट मैंने आपको प्रोवाइड किया, आप आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड
लिक्विड का सिग्निफिकेंस क्या है भाई? बॉइलिंग पॉइंट से हम ये पता लगा सकते हैं कि सब्सटेंस प्योर है या नहीं, सब्सटेंस क्या है, प्योर है या नहीं। अगर सब्सटेंस प्योर है तो डेफिनेटली उसका कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होगा, मतलब आप कहीं पर भी मतलब सेम कंडीशंस में आप हीट करिए, जैसे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अगर उसका जो भी बॉइलिंग पॉइंट है, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो आप उसको घर पे हीट करिए, कहीं और हीट करिए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस ही आएगा। और आप हर लाइक क्या कह सकते हैं, ट्रांसपेरेंट लिक्विड या कलरलेस लिक्विड को वाटर नहीं कहेंगे, क्योंकि वो हो सकता है कुछ और हो, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट चेक करके हम बता सकते हैं कि ये लिक्विड वाटर है या नहीं। तो पर्टिकुलर आइडेंटिटी भी हम उसकी ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया सिग्निफिकेंस। तो आप ये लिख सकते हैं द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड हेल्प इज कंपेयरिंग द मैग्नीट्यूड और स्ट्रेंथ द इंटर पार्टिकल और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन देम एंड ग्रेटर दीज फोर्सेस मोर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। दूसरा सिग्निफिकेंस आप ये कह सकते हैं, एक तो आइडेंटिटी वाला हो गया, दूसरा ये कह सकते हैं कि जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा उसका मतलब उसके जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उनको अलग करने में ज्यादा हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है। अगर ज्यादा हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा बताइए, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। क्लियर? तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड्स हेल्प इन कंपेयरिंग मैग्नीट्यूड और स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरपार्टिकल और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट इन देम, ग्रेटर दीज फोर्सेस मोर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। क्लियर? मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है एक्सप्लेन द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, क्लियर सी बात है, और वापस आ जाइए गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। तो सारे इंटर कन्वर्जन, सारी प्रोसेसेस आपको पता ही है। एक कन्वर्जन होता है सॉलिड से डायरेक्टली गैस और गैस से डायरेक्टली सॉलिड। ये सारे इंटर कन्वर्जन आपको एकदम क्लियर है। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है बाय ऑल्टरिंग प्रेशर। चलिए अब इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर जो हम टेम्परेचर के बेस पे पीछे पड़ चुके हैं, अब हम करेंगे किसके बेस पे? प्रेशर के बेस पे। हम प्रेशर को चेंज करेंगे और देखते हैं सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड है गैस, या गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड कैसे कन्वर्ट होता है, या सॉलिड से गैस और गैस से डायरेक्टली सॉलिड भी पॉसिबल है। चलिए देखते हैं। द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंट इंटरमोलिकुलर स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स। मैंने आपको जैसे कि बताया था जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, जैसे सॉलिड के केस में पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोज है, मतलब इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आप नेग्लिजिबल बोल सकते हो, और इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है। लिक्विड के केस में थोड़ा डिस्टेंस बढ़ गया है, मतलब फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन थोड़े से वीक हो चुके हैं। गैसेस के केस में डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ गया है, या मैं कहूं डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। गैसेस पार्टिकल्स आर वेरी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। इस वजह से क्या होगा, अगर गैसेस पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर हैं तो डेफिनेटली क्या होगा क्लियरली बताइए। अगर गैसेस पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर हैं तो इसका मतलब ये है कि जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो इंटर पार्टिकल या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा वीक है, या आप कहेंगे नेग्लिजिबल। क्लियर? तो इस बेस पर हम प्रेशर लगाएंगे और देखते हैं पार्टिकल क्लोज आते हैं या नहीं आते। सो व्हेन ए गैस इज कंप्रेस्ड, मतलब जब उस पर प्रेशर लगाया जाता है, द इंटर मॉलिक्यूलर जो उनके बीच का स्पेस है, आप कोई भी चीज लीजिए, मान लीजिए आपने एक बॉक्स लिया, उसके अंदर कुछ बॉल्स हैं, बॉक्स कंप्रेसिबल है, आपने चारों तरफ से प्रेस करना स्टार्ट किया, बॉल्स के बीच में स्पेस है, तो बॉल्स क्लोज आने लगेंगी, क्लोज आने लगेंगी, क्लोज आने लगेंगी, और एक पॉइंट क्या होगा, एकदम से क्लोज आ जाएंगे, उसके बाद क्लोज नहीं आ सकती। मान लीजिए अगर बॉल भी कंप्रेसिबल है तो आप और प्रेशर लगाकर उनको कंप्रेस कर सकते हैं। समझने वाली बात ये हुई कि व्हेन ए गैस इज कंप्रेस्ड, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल इज डिक्रीजेस, ठीक है, एंड अल्टीमेटली इट विल कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। अगर देख लीजिए, मैं आपको एक स्टेट बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, हम प्रेशर चेंज करके बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझिएगा। ओके, ये मैंने लिया एक बॉक्स, ये दूसरा, ये थर्ड। मैं सॉलिड के पार्टिकल्स को दिखाता हूँ। मैंने आपको बताया सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, और वो डिपेंड करता है कि कौन सा सॉलिड है। जैसे आयरन नेल है, चौक है, ठीक है, चौक को आप जल्दी तोड़ सकते हो, आयरन नेल को उतनी जल्दी नहीं तोड़ सकते, राइट। उस चौक को आप हाथ से तोड़ सकते हो, आयरन नेल को नहीं तोड़ पाओगे, दैट इज़ अ पॉइंट। तो वो डिपेंड करता है कि उसके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उनकी स्ट्रेंथ क्या है। लिक्विड के केस में थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ जाता है इस टाइप से, मतलब इंटर पार्टिकल स्पेस तो होता है, डिस्टेंस तो उनके बीच में होता है, ठीक है, बट सॉलिड से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अगर ऐसा है तो गैसेस के केस में क्या होगा जी, ये देखिए, ये गैस है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, तो डिस्टेंस तो इस तरीके से बढ़ रहा है और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इस तरीके से घट रहा है। ये ऑर्डर है डिस्टेंस का, और ये ऑर्डर है FOA, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का। यहाँ भी लिख देता हूँ गैस में सबसे कम, देन लिक्विड एंड देन सॉलिड। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आप सोचिए, अगर मैं इस पे प्रेशर लगाता हूँ तो पार्टिकल्स क्लोज आएंगे, क्लोज आने का मतलब वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड। आप ये सोचिए अगर मैं और ज्यादा प्रेशर लगाता तो डेफिनेटली सॉलिड मिल जाएगा। भाई पार्टिकल्स के क्लोज के बेस पर हम बोल रहे हैं, बट एक टेम्परेचर भी हमें वहां पर चेक करना होगा। देखिए ध्यान से, प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस।
सो हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। अगर आप टेम्परेचर भी हाई रखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि उन पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, तो वो क्लोज आएंगे बट उनकी जो स्पीड है वो ज़्यादा रहेगी, जिस वजह से वो लिक्विफाई नहीं हो पाएंगे। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से नीचे जाने पर ही आप उन्हें लिक्विफाई कर सकते हो। ठीक है, तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर रखने पर हम उन्हें क्या कर सकते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करेंगे। एग्जाम्पल, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड की गैस है, बिल्कुल गैस है। अभी मैंने ऑक्सीजन गैस ली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सेल कर दी। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जिसे हम नॉर्मली अपनी डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, प्लांट्स यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं। इट इज अ गैस अंडर नॉर्मल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, आपको भी दिख रहा है। ऑक्सीजन गैस ली, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करी, मतलब जो गैस की फॉर्म में आई है, लिक्विड फॉर्म में आई है, सॉलिड फॉर्म में आई है, बाहर गैस की फॉर्म में। तो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे किस फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में। इसको लिक्विफाई किया जा सकता है। आपने ड्राई आइस का नाम सुना होगा, ड्राई आइस, ये कुछ भी नहीं है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है वो, क्या है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। इट कैन बी लिक्विफाइड बाय कंप्रेशन इट टू प्रेशर 70 टाइम्स। ठीक है, इट कैन बी लिक्विफाइड बाय कंप्रेशन इट टू ए प्रेशर 70 टाइम्स मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब 70 टाइम एटमॉस्फेयर प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो उसको लिक्विफाइड किया जा सकता है, बट साथ में टेम्परेचर को चेंज करते हैं। तो सॉलिड CO2 इज नॉन एज ड्राई आइस। सॉलिड CO2 इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड यूज टू डीप फ्रीज फूड एंड टू कीप आइसक्रीम कोल्ड। इसका टेम्परेचर लगभग -70 से भी नीचे होता है। ठीक है, -78 डिग्री सेल्सियस आप बोल सकते हो। तो जो डीप फ्रीजर होते हैं ना, डीप फ्रीजर, उनको उनके लिए, उनमें फूड को सेफ को रखने के लिए, आइसक्रीम को कोल्ड रखने के लिए CO2 गैस का यूज होता है। साथ में इसका यूज जैसे स्टेजेस जो होते हैं उनमें जो धुआं सा उड़ने लगता है ना, वो भी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे यूज कर सकते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कुछ आइस क्यूब्स डाली, तो जैसे आइस क्यूब्स रखें तो वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आते ही क्या करने लगेंगी, मतलब गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेंगी, क्योंकि वो माइनस उस टेम्परेचर पे रह सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, वो एज ए वाइट जो फ्यूम्स टाइप में दिखने लगेगा, वाइट स्मोक की तरह। यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है, प्रेशर की यूनिट देखो हमें पता है, एटमॉस्फेयर, या फिर आप बोल सकते हो पास्कल, या फिर आप बोल सकते हो बार। और भी यूनिट है, मैं आपको जनरल यूनिट बता रहा हूँ। एटमॉस्फेयर इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज आल्सो पास्कल। 1 एटमॉस्फेयर इक्वल होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल इंटू 10⁵ पास्कल। मैं आपको एक नंबर बताता हूँ, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101,325 पास्कल। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेसिमल लगा दीजिए 101.325 और इसको कर दीजिए किलो पास्कल। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। देखो बात वही है जो ऊपर लिखी हुई है, सेम है। जब आप डेसिमल रिमूव करेंगे तो 5 कैंसिल हो जाएगा, ये बन गया। क्लियर। और जो 10⁵ पास्कल होता है, तो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। क्लियर। और जो 10⁵ पास्कल होता है उसको बार बोल देते हैं। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01325 बार, या शॉर्ट में बोल देते हैं 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01 बार, या कई बार ऐसे बोल देते हैं कि 1 बार इज इक्वल टू 0.97 एटमॉस्फेयर, 0.987 एटमॉस्फेयर, ये भी बोल देते हैं। और भी बहुत सारी यूनिट्स हैं, मैं आप आगे भी कन्वर्जन कर सकता हूँ, बट इतना आपके लिए सफिशिएंट है। व्हेन प्रेशर इज लोअर्ड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज लोअर्ड। जब प्रेशर लो कर दिया जाता है, प्रेशर कर दिया लो, तो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का क्या हो गया, लो। समझिएगा ध्यान से, प्रेशर को मैंने कर दिया लो, हाई प्रेशर नहीं है, प्रेशर लो है, मतलब गैसेस पार्टिकल्स पे कोई खास प्रेशर नहीं लगा हुआ है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज लो एंड दिस हेल्प्स इन रैपिड चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस। और इस वजह से, क्योंकि प्रेशर लो है तो जल्दी से पार्टिकल्स दूर दूर जा सकते हैं। प्रेशर हाई होता है तो एक कंप्रेशन लगा हुआ है उनके ऊपर और पार्टिकल दूर दूर नहीं जा सकते। तो लिक्विड को गैस में अगर बदलना है तो प्रेशर को क्या करना होगा, लो करना होगा। The phenomena of changes of a liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। वाटर चेंजेस इनटू वेपर्स बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, उसे हम एवेपोरेशन प्रोसेस कहेंगे। एट 100 डिग्री सेल्सियस एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे हम कहेंगे क्या, बताइए, बॉइलिंग। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं वेपराइजेशन में। ठीक है, एवेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट, ये तो है ही बात।
पार्टिकल्स ऑफ मैटर हम करेक्टरिस्टिक में पढ़ चुके हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते रहते हैं इस टाइप से। एट ए गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस लिक्विड और सॉलिड देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल ठीक बात है, गैस लिक्विड और सॉलिड में अगर हम बात करें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी भी प्रेजेंट है। एट ए गिवन टेम्परेचर, मैं रिपीट करता हूँ, एट ए गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस लिक्विड और सॉलिड देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज। गैसेस के केस में काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की ज्यादा होती है, क्योंकि क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स फ्री टू मूव है। फ्री टू मूव मतलब उनके ऊपर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो नेग्लिजिबल है और इंटर पार्टिकल्स डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो वो रैंडमली किधर भी मूव कर सकते हैं। इसी तरह लिक्विड और हम सॉलिड का एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आप आता है नेक्स्ट बात, इन केस ऑफ लिक्विड इट स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैविंग हाई काइनेटिक एनर्जी। जो सरफेस पर होते हैं, ऐसा होता है जैसे मैंने लिक्विड लिया तो जो सरफेस के पार्टिकल्स होंगे ना एज कम्पेयर टू द बल्क पार्टिकल्स, उनके पास थोड़ी हाई काइनेटिक एनर्जी रहेगी। जैसे उनको एनर्जी मिली, ठीक है, इवेपोरेशन प्रोसेस तो यही कहती है, जैसे उनको सनलाइट मिली, मान लो सनलाइट के थ्रू एनर्जी मिल रही है, तो इस पार्टिकल ने एनर्जी ली, नीचे वाले पार्टिकल से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम किया और कहाँ चला गया वेपर फॉर्म में। तो इन केस ऑफ लिक्विड है स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैविंग हाई काइनेटिक एनर्जी एंड एबल टू ब्रेक द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, what forces of attraction of other particles and get converted into vapor. The atmospheric pressure at sea level is 1 atmosphere. Atmospheric pressure sea level पर कितना होता है 1 atmosphere, जिसको हम क्या बोलते हैं 760 mm, 760 mm प्रेशर, ठीक है mm of Hg बोलते हैं, 760 mm of Hg। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पार्टिकल्स ने क्या ली, एनर्जी ली, तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ मतलब ज्यादा धूप आ जाती है तो जल्दी एनर्जी मिल जाएगी, जल्दी ओवरकम कर देंगे, ज्यादा वेपर्स बनेंगे, जल्दी इवेपोरेशन होगा। तो सीधी सी बात ये हुई, सीधी सी बात ये हुई क्या कि जो हमारे फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं किसको, इवेपोरेशन को, उसमें क्या आता है एक टेम्परेचर, ठीक है। फर्स्ट फैक्टर क्या है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल्स को जो यहाँ एनर्जी मिल रही है तो वो सफिशिएंट इनफ अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी उन्हें क्विकली मिल जाती है, और जितनी जल्दी उन्हें एनर्जी मिल रहेगी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करेंगे और वेपर्स में कन्वर्ट होते चले जाएंगे, और जितने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे ठीक है उतना ज़्यादा मतलब क्या हो रहा है एवेपोरेशन, उतना ज़्यादा क्या हो रहा है एवेपोरेशन। तो आप कह सकते हैं रेट ऑफ एवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डायरेक्टली रिलेटेड है टेम्परेचर से। रीजन भी यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर फेज। तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मोर एंड मोर नंबर पार्टिकल्स गो टू द वेपर फेज, इस वजह से क्या होगा एवपोरेशन बढ़ जाएगा। सेकंड फैक्टर आता है सरफेस एरिया, थर्ड हम पढ़ेंगे विंड स्पीड, और फोर्थ मैंने आपको बताया था क्या, वो आप मुझे बताएंगे। टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड स्पीड, ये तीनों तो होते हैं इसके फेवर में। एक फैक्टर जो नॉट इन फेवर है वो है ह्यूमिडिटी। कौन सा, ह्यूमिडिटी। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सरफेस एरिया। क्या आप ये नॉर्मल अपनी डेली लाइफ में बहुत बार करते हैं ये वाले फैक्टर को अफेक्ट, कैसे आप देखते हैं कि एक आपने प्लेट ली, एक आपने कप लिया, सुबह सुबह जा रहे हो आप स्कूल, हो रहे हो लेट, मम्मी ने दे दिया या पेरेंट्स ने दे दिया आपको एक कप दूध, आपको बहुत लेट हो रहे हो, जल्दी से पीना है, दूध है बहुत गर्म, आपने जल्दी से उसको एक प्लेट में किया, बड़ी सी प्लेट में, जिसका सरफेस एरिया इस कप का मान लीजिए एक्स है तो इसका 10x था, इतना बड़ा था, इतनी बड़ी प्लेट में कर दिया। हुआ क्या, सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से पार्टिकल्स बढ़ गए सरफेस पे, पार्टिकल्स ज्यादा होने की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी थी पार्टिकल्स को जल्दी मिली, और नीचे से वो क्योंकि नीचे से वाले पार्टिकल्स है वो भी एनर्जी दे देते हैं, तो जिससे क्या होगा, इसी वजह से तो जो आपका मटका होता है, जो अर्थन पॉट होता है, उसमें पानी ठंडा रहता है, रीजन तो इवेपोरेशन है, क्योंकि क्या होगा वो बल्क वाले पार्टिकल्स की एनर्जी ले लेते हैं, और जिससे क्या होगा उन्हें इनफ काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है और वो उड़ जाते हैं। उड़ने का मतलब क्या हुआ, वो उस लिक्विड को बहुत जल्दी ठंडा कर देते हैं, क्या हो जाता है लिक्विड ठंडा। तो जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता है रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है, और इवेपोरेशन हो किस वजह से रहा है, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ तो पार्टिकल्स को एनर्जी चाहिए ओवरकम करने के लिए फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को, तो वो एनर्जी हीट एनर्जी से मिलती है और इस वजह से वो ठंडा होता रहता है। तो सिंस इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमेना, इफ द सरफेस इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमेना और बल्क बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमेना, ये ध्यान रखना है, इट इज ए सरफेस फिनोमेना। तो अगर सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। सो व्हाइल पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट। अगर आप उन्हें स्प्रेड ना करके बंडल करके रख दो तो हो सकता है वो उस दिन सूखे ही ना, ठीक है, जो ऊपर ऊपर के वो सूख जाएंगे अंदर वाले, अगर आप उसे फैला के रखोगे तो वो एकदम से सूख जाएंगे, क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, इफ यू आर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया तो क्या होता है डेफिनेटली
कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। और क्या होगा, जैसे आपने दूध ले रखा है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, चाय ले रखी है वो जल्दी ठंडी हो जाएगी। सो वाइल पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट, दैट्स द पॉइंट हियर। ओके, सो इवेपोरेशन डेफिनेटली हेल्प्स। नेक्स्ट आता है ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर में क्या है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इनवर्सली रिलेटेड है ह्यूमिडिटी के। आप क्लियरली देख सकते हैं इन्वायरमेंट में जब ज़्यादा मोर ह्यूमिडिटी रहती है, मोर ह्यूमिड इन्वायरमेंट अगर हमारा है, सो आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे मान लीजिए आपने एक वायर इधर से इधर लगा रखा है, अभी आप वॉशिंग मशीन से कपड़े लेके आए हो और आपने यहाँ पे उन्हें ऐसे सुखा दिया ड्राई करने के लिए। होगा क्या आफ्टर सम टाइम, अगर मान लीजिए ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर वाटर कंटेंट, ऑलरेडी वाटर वेपर्स का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, यू कैन सी है इस टाइप से। अब यहाँ से होगा क्या, जो आपकी शर्ट है या जो भी आपका जो भी क्लोथ है उसमें क्या है, वाटर है, तो वाटर ड्रॉपलेट्स किस में कन्वर्ट होंगी, वाटर वेपर्स में। बट ऑलरेडी अगर यहाँ पर सैचुरेशन हो रखा है तो वो बहुत ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स वाटर वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। अब इसको कर देते हैं हम थोड़ा ड्राई इन्वायरमेंट, ड्राई एटमॉस्फेयर हमने किया, तो क्या होगा, ड्राई करने से वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा कम है या मैं कहूँ नेग्लिजिबल है, तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स इस आपकी जो शर्ट है जो भी क्लोथ में प्रेजेंट है वो जल्दी से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, बहुत स्पीड से कन्वर्ट होंगे किस में, वाटर वेपर्स में। इस फैक्टर को आप इंक्रीज कर सकते हो जस्ट बाय व्हाट, विंड स्पीड। अगर विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो क्या होगा, कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, और विंड स्पीड कम होगी तो कपड़े जल्दी से ड्राई नहीं होंगे। तो डिपेंड करता है टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड स्पीड और ह्यूमिडिटी, ये चार फैक्टर रिलेट करते हैं और किसको अफेक्ट करते हैं, इवेपोरेशन को। तो रिपीट करता हूँ, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर से क्या होगा, ह्यूमिडिटी के इवेपोरेशन इनवर्सली रिलेटेड होता है। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो डेफिनेटली इवेपोरेशन कम होगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे सैचुरेशन हो रखा है, सैचुरेशन है या फिर सैचुरेशन नहीं भी है तो थोड़ी देर में सैचुरेशन अटेन हो जाएगा। जैसे मैं आपको चार कंडीशंस देता हूँ तो आप इजीली उस बात को रिलेट कर सकते हैं। मान लीजिए एक मैंने ये 4 बीकर्स लिए एंड इनमें जो अमाउंट ऑफ लिक्विड है और जो साइज है बीकर का एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम। अब मैं 4 कंडीशंस आपको देता हूँ। मैं कहता हूँ इस बीकर का जो साइज है वो मान लीजिए x है, तो इस बीकर का साइज 2x है। क्लियर, मतलब ये बीकर इससे बड़ा हो गया। इस वाले बीकर का साइज अभी भी x है, बट इसमें मैंने ऊपर एक सीलिंग फैन लगा रखा है, ठीक है, जो चल रहा है, ऑन है। और इस वाले बीकर का साइज x माइनस वाई है, मतलब x से भी कम है। तो आप मुझे बताइए किस केस में रेट ऑफ इवेपोरेशन सबसे ज़्यादा होगा। इजी सी बात ये है कि अगर इसका साइज x है तो इवेपोरेशन यहाँ पर भी हो रहा है, बट इसका साइज बढ़ गया तो डेफिनेटली सरफेस एरिया मैंने बढ़ा दिया, ठीक है, मैं कह रहा हूँ सरफेस एरिया मैंने इंक्रीज कर दिया। अगर यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा है, मोर सरफेस एरिया, ठीक है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। इस केस में क्या है, इसका साइज भी मैंने क्या कर दिया 2x, और एक साथ में क्या लगा दिया, सीलिंग फैन, तो विंड स्पीड मैंने इंक्रीज कर दी, तो सरफेस एरिया भी ज़्यादा है और विंड स्पीड भी है, तो इसका मतलब इसका सबसे ज़्यादा होगा। तो अगर मैं बनाऊँ A B C एंड देन D, तो डेफिनेटली D में रेट ऑफ इवेपोरेशन सबसे कम, देन A, देन यू कैन सी B एंड देन आफ्टर दैट द लास्ट वन इज C। तो C में रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई होगा, सबसे ज़्यादा होगा। रीजन, ड्यू टू विंड स्पीड, ड्यू टू लार्जर सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर तो सभी में नॉर्मल ही है, ठीक है, सेम है। तो ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। व्हेन ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज लो द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज हाई एंड वाटर इवेपोरेट्स मोर रेडिली। दैट्स वाई आपने देखा होगा जब आपका रेनी सीजन होता है तो उसमें क्या होता है, जो आपका कूलर है उतनी ज़्यादा ठंडक नहीं देता है। वाई, यही रीजन है, रेट ऑफ इवेपोरेशन उस टाइम पे लो है क्योंकि इन्वायरमेंट में ऑलरेडी ह्यूमिडिटी है। अगर इन्वायरमेंट में ऑलरेडी ह्यूमिडिटी है तो इसका मतलब क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन स्लो होगा और अंदर का जो कूलर के अंदर का जो एटमॉस्फेयर वो क्या नहीं होगा, ठंडा नहीं होगा और आपको ठंडी हवा नहीं मिलेगी। सो वाटर इवेपोरेट्स मोर रेडिली अगर ह्यूमिडिटी लो है, और वाटर इवेपोरेट्स लाइक स्लोली अगर ह्यूमिडिटी हाई है। तो व्हेन ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इज हाई द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज लो एंड वाटर इवेपोरेट्स वेरी स्लोली। ये मैंने आपको फैक्टर्स एक्सप्लेन किए 3, जो कि कौन कौन से थे, टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट जो फैक्टर्स है जैसे विंड स्पीड, नेचर ऑफ द सब्सटेंस, इस बात पे डिपेंड करता है ये, और साथ में इवेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस, ये हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में।